मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम प्यार के काबिल नहीं रही। मेरा पति आज फिर से मुझ पर बरस पड़ा था। मैं जो अपने पति अमन के करीब बैठी थी, शर्मिंदगी से दूर हो गई। मेरा कसूर सिर्फ वो इतना था कि मैं अमन के पास बैठकर उससे समय न देने का गिला कर बैठी थी, और वो तो मेरा शिकवा सुनते ही गुस्से के मारे फट पड़ा था। बोला, बूढ़ी औरत हो तुम, तुम्हें कौन समय दे, तुम्हारे साथ तो मेरा समय बर्बाद हो जाता है। कहने लगा, माँ बन गई हो मगर अभी तक तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, बेशरम औरत। क्या तुम अपनी बेटी की भी यही परवरिश करोगी? वो न जानी क्या क्या बोलता जा रहा था। मैं तो सदमे से खामोश बैठी रह गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी अपने पति के करीब होना या उसे प्यार जताना कैसी बेशर्मी थी। मेरा दिल दुख से भर गया। माँ बनना मेरा जुर्म नहीं था कि अमन मुझ पर जिंदगी ही हराम कर रहा था। मैंने तो माँ बनने के बाद औरतों को और भी ज़्यादा इज्जत और सम्मान पाते देखा था, मगर अमन ने तो पहले दिन से ही बातें बतानी शुरू कर दी कि तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। अमन की ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अमन गुस्से से बकता झकता निकल गया था। मैं उठकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद को गौर से देखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा हसीन तो नहीं थी, मगर फिर भी अच्छी खासी खूबसूरत थी। बादामी रंगत थी, बाल भी खूबसूरत थे। मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल थी। मेरी हम उम्र की लड़कियां, जो कि कुछ मेरी दोस्त थीं और कुछ मेरी कजन्स, अब तक तो उनकी शादियां भी नहीं हुई थीं और ख़ुद को लड़की ही कहलाती थीं, जबकि अमन मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहकर मेरा दिल तोड़ रहा था। मैं मायूसी से खुद को शीशे में देखने लगी। मेरा रंग रूप घर गृहस्थी की चक्की में पड़कर जल चुका था। मेरी आंखों के आसपास हल्के गड्ढे पड़ने लगे थे। मुझे अपने चेहरे में किसी बीमार लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। अपने आप को देखते हुए मैंने मायूसी से नज़र झुका ली थी। मुझे उस दिन पहली बार लगा, अमन ठीक ही बोलता है। शायद मैं बाकी बूढ़ी हो चुकी थी और शायद दिमागी तौर पर बीमार भी हो रही थी। मेरा दिल करता मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूं और दुनिया से कोई मतलब न रखूं। मेरी ये हालत मुझे परेशान कर रही थी। मेरी माँ मुझे समझाती, खुद को बना संवार कर रखा करो, पति को भी अच्छा लगता है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ मुझे समझा रही थी। मेरी माँ इस उम्र में भी मुझसे कहीं तरोताज़ा लगती थी, जबकि मेरा तो दिल ही मुरझा कर रह गया था। मेरे चेहरे पर हर वक्त बेजारी छाई रहती। अमन के व्यवहार से मेरा दिल कुढ़ता रहता। मैं उसके सामने सज संवर कर जाती तो मुझे ऐसी नज़रों से देखता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैंने सुना था कि औरत को बड़ी या छोटी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत को सिर्फ इज्जत, प्यार और हर परेशानी से आज़ाद जिंदगी ही जवान बनाती है। फिर औरत चाहे 100 साल की भी हो जाए, उसका दिल जवान ही रहता है। लेकिन मेरे पास घर में हर ऐशो आराम की चीज़ मौजूद थी, मगर इज्जत और कदर नहीं थी। जब से मैंने माँ बनने की खुशखबरी अपने पति को सुनाई थी, तब से ही अमन का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। वो मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। पहले तो मुझे लगा शायद वो मेरी खातिर ही ऐसा करता है, क्योंकि डॉक्टर ने ही मुझे सावधानी बरतने के लिए कहा था। हमारी शादी के बहुत समय बाद हमें औलाद हुई थी और डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी डिलीवरी में बहुत मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर की कही हुई बात सोचती तो मुझे लगता अमन मेरी खातिर मुझसे दूर रहने लगा था, ताकि मुझे कोई परेशानी ना आए। उस समय प्रेगनेंसी में मैं चिड़चिड़ी और बेदिल सी रहने लगी थी, मगर अमन मुझे ध्यान देने की बजाय दिन ब दिन अजनबियों की तरह होने लगा था। मैं अपना काम करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उस समय मैंने अमन का व्यवहार महसूस नहीं किया था। मगर बेटी की पैदाइश के बाद मैं अपने पति की बेरुखी महसूस करने लगी थी। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पति को बेटी की पैदाइश से कोई प्रॉब्लम थी। मुझे वो पल याद थे जब हमारी बेटी को उठाकर अमन कितना खुश हुआ था। बेटी की पैदाइश पर अमन ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो बेटी को पाकर बहुत खुश था, यहाँ तक कि अपनी बेटी का नाम भी उसने खुद ही रखा था। लेकिन इस सारे समय में उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और ना ही मुझे ध्यान दिया था। कमजोरी की वजह से मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे ध्यान और प्यार की ज़रूरत थी, मगर अमन को जैसे मेरा होना नज़र ही नहीं आता था। डॉक्टर मेरा ध्यान रखने के लिए बोलते तो अमन मुझे बातें सुनाने लगता। कहता, तुम जैसी बूढ़ी औरतों की यही प्रॉब्लम होती है। एक बेटी पैदा हुई है और 100 बीमारियां तुम्हारे शरीर में घर करने लगी हैं। कमजोरी आने लगती है तुम्हें। मुझे बेटी की पैदाइश के बाद कमर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, लेकिन मैं हर वक्त पड़ी रहती थी। कुछ भी करने का मन ही नहीं होता था। अमन और भी ज़्यादा बेजार हो गया था। बोला, घर आते ही तुम्हारी हाय हाय सुनता हूँ। लगता है पत्नी नहीं, बूढ़ी औरत घर में पड़ी है। दिन भर बाहर का थका हारा आता हूँ, लेकिन घर आकर और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब घर में तुम जैसी बीमार औरत को देखता हूँ, मैं उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती। अमन को देखती तो मुझे
वो अभी जवान नजर आता था, हालांकि मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही क्या प्रॉब्लम थी। मैं अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगने लगी थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेने लगी थी। अमन तो मुझसे भी छोटा नजर आता था। हर वक्त तो फिटफाट रहता, खुद की देखभाल करता, कभी किसी कमजोरी या बीमारी में नहीं पड़ा था। मैं औरत थी, मेरी कमजोरी से बुखार खाने लगा था। उसे एकदम फिटफाट लड़कियां पसंद थीं जिनका फिगर देखने लायक हो, और मैं तो बच्चा पैदा करने के बाद अपना फिगर खो बैठी थी। अपनी खूबसूरती भी ख़त्म कर चुकी थी। रही सही कसर टेंशन ने पूरी कर दी थी। मेरे चेहरे की चमक छीन ली थी और अमन को लगता था ये सब कुछ मेरी बढ़ती उम्र की वजह से हुआ है। वो मेरे करीब आता तो मेरी तरफ से बेजार सी नज़र डालता और मेरे पास सोई हुई अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करता। मैं हैरत से अमन को देखती रह जाती। उसे एहसास नहीं था कि उसे बेटी जैसी सौगात देने की वजह मैं थी। मैंने ही इतनी मुश्किल उठाई थी, मगर अमन को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। उल्टा मैंने आज उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने मुझे झटक दिया और बोला, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। अब तुम बेटी की माँ बन गई हो, थोड़ा हद में रहा करो। तुम्हारी उम्र ऐसे नखरों की इजाज़त नहीं देती। मैं तो पहली बार अमन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक बेटी की पैदाइश से अमन मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहने लगा था। मुझे हर वक्त मेरी उम्र का ताना देने लगा था। मैं उसकी पहले जैसी मोहब्बत की चाहत रखती थी और वो मुझे बेहया बेशरम जैसे शब्द बोलने लगा था। मैं शर्मिंदगी से कटकर रह गई थी। मुझे लगा अमन का मिजाज किसी औरत ने ख़राब किया हुआ है, या फिर शायद उस पर कर्ज चढ़ चुका है, क्योंकि बेटी की पैदाइश एक महंगे हॉस्पिटल में हुई थी और इन कुछ ही दिनों में अमन का काफ़ी खर्चा हो गया था। मैंने सब्र का दामन थामे रखा और अमन की हर बुरी बात को बर्दाश्त किया था, मगर कुछ दिन बाद ही अमन ने मुझे ऐसी बात कह दी कि मैं सदमे से बैठी रह गई थी। बेटी की पैदाइश पर मुझे जो तोहफे मिले थे उनमें मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत सी लिपस्टिक भी दी थी। मैंने उस लिपस्टिक का रंग चेक करने के लिए अपने होंठों पर लगा लिया। गहरी सुर्ख रंग की लिपस्टिक थी। मुझे ये रंग बहुत पसंद था। मन में आया चलो अच्छे से तैयार होकर ये लिपस्टिक लगाती हूँ, लेकिन फिर वही आलस आ गया और तैयार होने का इरादा छोड़ दिया। बस ऐसे ही कंघी करके लिपस्टिक होंठों पर लगाकर कपड़ों पर आई सिलवटों को हाथों से साफ करने की कोशिश की थी। आज तो मैं नहाई भी नहीं थी। कल के पहने हुए कपड़े थे जो सिलवटों से भर चुके थे। मैं अमन के सामने चली गई। अमन ने मुझे देखा तो हैरत से देखता रह गया। उसने एक नज़र सर से पैर तक मेरे ऊपर डाली थी, फिर मेरा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसते हुए बोला, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, अजीब औरत हो, अभी तक नए नवेले दुल्हनों वाले शौक हैं तुम्हारे चेहरे पर ये रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तारीफ करना तो दूर की बात, अमन ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़कर रह गई थी। कितनी ही देर तक कुछ भी बोल नहीं पाई थी। अमन मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था और मैं कितनी ही देर तक शीशे में अपना आप देखती रह गई थी। दुख से अपने होठों से वो रंग साफ करते हुए मैं कितनी देर तक रोई थी। अमन का व्यवहार मेरे साथ बहुत जिल्लत भरा होता जा रहा था। अब तो वो छोटी छोटी बातों पर तंज करने लगा था। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं था। शादी के बाद यही अमन मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैं सुर्खों सफ़ेद रंगत की मालिक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी रंगत ऐसी थी कि मुझे सबसे अलग बनाती थी। कोई भी मुझे देखकर नज़रअंदाज नहीं कर पाता था, दूसरी नज़र मेरे ऊपर जरूर डालता था। स्टाइलिश ड्रेस में मेरा भरा भरा शरीर और भी खूबसूरत लगता था। मैं आजकल की लड़कियों की तरह जीरो फिगर पसंद नहीं करती थी। मुझे तो भरा भरा शरीर ही पसंद था और मेरा फिगर ऐसा ही था। उस समय अमन भी मेरे ऐसे फिगर की तारीफ करता था। वो भी कहता था, जीरो फिगर की लड़कियां मुझे पसंद नहीं हैं, उनके शरीर में सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं होता। मुझे तो तुम जैसी गुदाज शरीर की लड़कियां पसंद हैं। ये कहते हुए वो मुझे अपनी बाहों में समेट लेता था। अमन की ये मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश थी। अमन उस समय मेरा दीवाना हुआ करता था। मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझसे कभी दूर ना रहे। वो हर वक्त मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करता था। उसकी तारीफ़ें सुन सुनकर मेरे चेहरे की चमक और भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अमन मुझसे दूर होने लगा था और उसकी बेजारी जाहिर होने लगी थी। अमन का ये व्यवहार मुझे एहसास दिलाता कि वो वक्त गुजारी करने वाला हुस्न परस्त मर्द है, मगर इस बात पर मैं यकीन करना नहीं चाहती थी। जानबूझकर मैं इस बात को झुठलाना चाहती थी, क्योंकि ये बात मेरे लिए तकलीफ़ का कारण थी कि मेरा पति सिर्फ अपनी शारीरिक सुकून के लिए मेरे करीब होता था और दिल भर जाने पर दूर हो जाता था। मैं जानती थी ऐसे भी मर्द होते हैं जो खूबसूरत औरतों के साथ वक्त गुजारी करते हैं
और उनका दिल भर जाए तो वो उनसे दूर भी हो जाते हैं, मगर ऐसा गैर औरत के साथ किया जाता है। मैं तो उसकी पत्नी थी। कमज़ोर और नाजायज़ रिश्ते में एक दूसरे को छोड़ना बहुत आसान होता है, मगर पत्नी के साथ ऐसा करने वाले मर्द मैंने बहुत कम देखे थे, वो भी जब तक मैंने उसे औलाद जैसी खुशी दी थी। मैं उसके लिए खिलौना थी जिसे उसने इस्तेमाल किया और ख़राब होने पर फेंक दिया। ऐसा नहीं था कि वो अब तक मेरे करीब नहीं आता था। जब जब उसको ज़रूरत महसूस होती थी वो रात को मेरे करीब आता था और अपनी शारीरिक ज़रूरत पूरी करके मेरी तरफ से करवट लेकर सो जाता था, और यह एहसास मेरी इज्जत को रौंद रहा था। कुछ मेरी भी लापरवाही थी और कुछ अमन के व्यवहार ने भी मुझे बदल कर रख दिया था कि मैंने सजना संवरना ही छोड़ दिया। मैं बहुत ही नाजुक तबीयत की लड़की थी। पति की मोहब्बत और प्यार और ध्यान मुझे जिंदा रखे हुए थे, मगर अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अंदर से मर चुकी थी। मैंने खुद को घर के कामों में बिजी कर लिया था। सोचा था कुछ समय बाद अमन खुद ही मेरी तरफ लौट आएगा। बेटी की पैदाइश के बाद तो मैं जैसे फिर से जी उठी थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, हर वक्त चहकती खिलखिलाती रहती थी। अमन को भी उससे बहुत प्यार था, उसे समय देता था, उसकी हर ज़रूरत का सामान घर में लाकर रखता। मैं मुश्किल से चंद महीने के बच्चे की माँ थी। मेरी खूबसूरती घर संभालने और माँ बनने के चक्कर में ख़राब हो गई थी, मगर मुझे लगता था अमन बेटी को प्यार करता है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, कम से कम वो घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आम सी औरत थी, प्यार की भूखी थी। जब खुद को भुलाकर घरदारी में बिजी रहती तो दिल चाहता कि पति मेरी तरफ ध्यान दे, मुझे प्यार करे। मैं थक जाऊं तो मेरे पास बैठकर मेरा सर अपने कंधे पर टिकाकर कहे, पूरा दिन काम मत किया करो, कुछ आराम भी कर लिया करो। कभी कभी मेरा धन्यवाद भी क्या करे कि मैं उसका घर संभाल रही हूँ, उसके बच्चे को संभाल रही हूँ। लेकिन अमन के अंदर ऐसे कोई भी एहसास नहीं थे। वो हर वक्त मुझे बुढ़ी बुढ़ी कहता रहता तो मेरे दिल पर छुरियाँ चला जाती थीं। अमन से बात करने की कोशिश भी करती तो वो मुझे जवाब देना भी गवारा नहीं करता। कभी कभी तो मेरा दिल मुझे बगावत पर उकसाने लगता था। मुझे लगता जब अमन को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं। मेरी उम्र अभी सिर्फ 30 साल थी। अभी से मैं अपने ऊपर बुढ़ापा क्यों ला दूं। मेरा दिल दूसरे गैर मर्दों की तरफ खींचने लगता। मैं खुद को सजा संवार कर अपना आप दूसरे मर्दों को दिखाती तो मुझे कहीं ज़्यादा तवज्जो और ध्यान मिलता। कभी कभी मुझे शैतान उकसाता कि मैं अमन को सबक सिखाने के लिए ये सब करूं, अमन को एहसास दिलाऊं कि मैं अभी जवान हूं, जिसे कोई भी मर्द चाह सकता है। मगर मैं मुश्किल से खुद को इन नाजायज़ कामों से रोके रखी थी और ख़ुद को पाप से बचा रखा था, क्योंकि मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। मैंने अमन से झगड़ा भी किया, उसे एहसास दिलाया कि अगर मैं बूढ़ी हूँ तो तुम भी जवान नहीं हो, मुझसे 5 साल बड़े हो। कहने लगा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये तो औरत होती है जो बूढ़ी हो जाए तो किसी काम की नहीं रहती। मैं हैरत से अमन को देखती रह गई। उसके शब्द किसी जाहिल गंवार मर्द जैसे थे। मेरे हर वक्त की बहस और लड़ाई पर उसने घर से धीरे धीरे गायब रहना शुरू कर दिया। सुबह घर से निकलता तो रात देर से लौटता था। मैंने एक दिन अमन से लड़ते हुए कहा कि मैं इस घर को संभालती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी बेटी को संभालती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है। तुम्हें मेरी इतनी भी कदर नहीं कि कभी कभी मेरी थकान बांट लो, मेरा ख्याल रखो। मुझे 2 बोल मोहब्बत के बोल दिया करो तो मेरी सारी थकान उतर जाए। मुझे एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर काम में लगी रहती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी और नौकरानी में यही फ़र्क होता है, उसे काम करने के बाद सिर्फ पैसे की चाहत होती है, मगर पत्नी पूरे घर के काम के बदले सिर्फ 2 बोल प्यार की भूखी होती है। मैं अमन को समझाने की कोशिश करती, मगर इस बात का वो उल्टा असर लेता। अमन ने उस दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया। कहने लगा, तुमसे ये एहसान भी नहीं लूँगा, तुम जैसी औरत 2 वक्त का खाना खिलाकर सारी उम्र जताती रहती हो। जो मैं घर का खर्चा चलाता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे एहसान फरामोश और ना जाने क्या कुछ कहने लगा। मैं हैरान थी, वो हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले रहा था। मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढता था। वो धीरे धीरे घर से दूर होता जा रहा था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। सारा दिन बेटी को संभालती, घर का काम करती, ऊपर से अमन की चिंता सताती। अब तो सच में मैं समय से पहले बूढ़ी होने लगी थी। अपनी बड़ी बहनों से मिलती तो उन्हें देखकर मेरे दिल में टीस उठती थी। मेरी बहनें हर वक्त सजी सबरी खूबसूरत कपड़े पहने अपने अपने पति के दिल पर राज कर रही थीं। उनका दिल करता तो घर में काम करती, वरना पति से कह देती कि वो उनकी थकान का ख्याल करें और उनके घर के कामों में हाथ बटाएं। और उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। मर्द का एक रूप वो था और एक मेरा पति था। उसके व्यवहार की वजह से मैं अपने घर की नौकरानी लगने लगी थी और अपने से बड़ी बहनों से कई साल बड़ी लगने लगी थी। सारा दिन काम काम करके मैं थक गई थी।
रात को कमरे में आकर सोती तो अमन मेरे करीब आना भी गवारा नहीं करता, मुझसे दूर दूर रहने लगा था। पहले कभी कभी वो रात को मेरे करीब हो जाता था, लेकिन अब तो ना जाने कब से उसने मेरे करीब आना ही छोड़ दिया था। मेरा दिल मचलता था कि अमन मुझे बाहों में समेट ले तो मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाए, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होती वो मुझे धुतकार देता। मैं समझ नहीं पा रही थी अमन मुझसे दूर क्यों हो रहा था। मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की, खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। यही मेरी गलती साबित हुई थी, जिसका नतीजा मैंने कुछ दिनों में अपने पति के व्यवहार से महसूस किया तो मैं बुरी तरह चौंक गई। अमन काम से वापस आकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता और खुशबू लगाकर मुस्कुराते हुए घर से निकल जाता। उसके चेहरे पर वही चमक रहने लगी थी जो हमारी शादी के नए नए दिनों में हुआ करती थी, और वो मेरे आसपास घूमता रहता था। उसका तैयार होकर घर से निकल जाना मुझे चौंका गया था। मैंने बिना पूछे ही जान लिया था कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ चुका है। मैंने अमन से बात की तो वो साफ मुकर गया और गुस्से से बोला कि मैं तुम्हें ऐसा मर्द लगता हूँ कि मुझे दूसरी औरतों से वक्त गुजारने का बिल्कुल शौक नहीं है। कहने लगा, मैं अय्याश इंसान नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। मैं हैरान होती थी। अमन बहुत रोमांटिक मिजाज का था। मैं जानती थी उस जैसे मर्द का किसी औरत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और उसका मेरे करीब ना आना मुझे चौंका गया था। यकीनन उसने अपने लिए कोई और इंतजाम कर लिया था, लेकिन इस बात को स्वीकार करने से इनकारी था। उसे कोई डर नहीं था। मैं तो पहले ही एक दब्बू सी औरत थी, फिर क्यों वो मुझसे अपनी असलियत छुपा रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। मैं अमन का मोबाइल चेक करने की कोशिश करती, मगर मुझे उसमें कुछ भी ना मिला। और एक दिन मैंने देखा कि अमन के मोबाइल पर लॉक लगा हुआ था। अब मैं उसका मोबाइल खोल भी नहीं सकती थी। मैं मायूसी का शिकार होने लगी थी। अभी हमारे घर में एक ही बेटी आई थी और वो भी छोटी सी थी, और हमारे बीच अभी से इतने फासले बढ़ गए थे। वो हमारी बेटी को थोड़ा समय देता था, लेकिन उसके बाद घर में बिल्कुल अनजान हो जाता। एक रात अमन मोबाइल पर बिजी था जब मैं बेटी को सुलाकर अमन के करीब हो गई थी। मैं चाहती थी उससे अपनी ना की गई गलतियों की माफ़ी मांगकर उससे सुलह कर लूं। मैं उस वक्त के लिए तरस गई थी जब अमन मेरे ऊपर अपनी चाहतें लुटाता था, अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करता था, मुझसे ढेरों बातें करता था, मुझे तैयार होने के लिए भी कहता था। मगर इससे पहले मैं अमन के करीब जाकर उससे कुछ कहती, उसने मुझे दूर झटका था। मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा, कहने लगा, मेरे करीब मत आओ, अजीब सी गंदी स्मेल आती है तुम्हारे अंदर से। मैं तो हैरान रह गई थी। कहने लगा, इस उम्र में भी तुम्हारे चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे, सुकून बर्बाद करके रख दिया है तुमने मेरा। अमन बड़बड़ाते हुए उठकर कमरे से निकल गया। मैं रोते हुए बाथरूम में बंद हो गई थी। सारा दिन किचन में खाना पकाना की वजह से शायद मेरे शरीर से मसाले की बू आने लगी थी। मैं पानी के नीचे खड़ी कितनी देर तक रोती रही, खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी कि मसालों की बू मेरे शरीर से चली जाए। अमन ये बात मुझसे प्यार से भी कह सकता था, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह धिक्कार दिया था, ऐसे जैसे मैं कोई अछूत थी। मैं नेचुरली एक लापरवाह सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा सजना संवरने का शौक नहीं था। मैं तो सादगी में ही खूबसूरत लगती थी, इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही मैंने तैयार होना छोड़ दिया था। उस समय तो अमन भी कहता था, तुम तो बिना सजे सवरे ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन फिर भी तुम तैयार रहा करो। मेरा दमकता रंग रूप अमन को पागल करता था, लेकिन अब वो मुझसे लापरवाह हो चुका था। एक दिन अमन घर के आंगन में फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी था। मैं वहाँ से गुजरी तो कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े थे। मैं अपने नाम पर रुक गई थी। अमन की बातें सुनी तो हैरत और शर्मिंदगी से अपनी जगह जम गई थी। मुझ पर तब अमन के व्यवहार की असल वजह खुली थी। मैं कमरे में जाकर कितनी देर तक सोचों में घिरी रही थी। गुजरे दिनों का जायजा लिया तो सब कुछ साफ होता चला गया। मैं अचानक से एक फैसला करके उठ खड़ी हुई और अपना कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में डालने लगी। अमन कमरे में आया तो मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैंने उसे इजाज़त मांगती नज़रों से देखा था। मैं जानती थी वो मुझे रोकेगा नहीं, और मेरी उम्मीद के मुताबिक अमन ने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी थी, जैसे कि वो भी मुझसे जान छुड़ाना चाहता हो। वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता था, मगर उसने फिर भी मुझे रोका नहीं था। मेरा दिल एक बार फिर गम से भर गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझ पर ऐसा भी समय आएगा कि वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता था, और आज इतने आराम से मुझे जाने दिया। मैंने अपना सामान उठाया और अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने माँ के घर चली आई। मेरे माँ बाप भी मुझे देखकर परेशान हुए। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं नैना को अकेली संभालते संभालते थक गई थी, मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, इसलिए अमन ने भी मुझे यहाँ भेज दिया।
मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मेरे माँ बाप भी मेरी हालत को देखकर परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था मैं बरसों की बीमार हूँ। मेरी माँ मेरी बेटी को संभालती थी और मैं एक कोने में पड़ी रहती। मेरी माँ और बहनें मुझे हर वक्त खुद को संभालने की और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बातें सिखाती, जबकि मेरे कानों में तो अमन के शब्द घूमते रहते थे। पूरा महीना मैंने अपने माँ के घर गुजारा था और अमन ने एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। हाँ, कभी कभी वो मेरे माँ बाप के घर आता था, लेकिन अपनी बेटी को मिलकर चला जाता। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसने एक बार भी मेरे बारे में किसी से नहीं पूछा था। वो जैसे मुझे भूल ही गया था, न मुझसे मिलता था, न मुझे घर जाने का बोलता था। मेरी माँ हम दोनों के बीच खिंची इस लकीर को देखकर घबरा गई थी। मुझे समझाती, अपने व्यवहार में लचक पैदा करो, मुझे लगता है मामला ठीक नहीं है। मैंने तो अपने घर को बचाने के लिए अपना आप भी भुला दिया था, मगर हैरत की बात यह थी मुझे ही इल्ज़ाम दिया गया था। मुझे उस दिन समझ आया तलाक होने के बाद लड़की को ही क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है। मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैं खुद को बदलने लगी, खुद को एक नई औरत में ढालती चली गई। अपने पति के शब्द भी याद आते तो मेरे अंदर एक अलग से एहसास भर जाते। मेरा बदलाव अब मेरी पर्सनालिटी पर साफ दिखने लगा था। मैं रोज़ाना कई कई घंटे बैठकर खुद को शीशे में देखती और खुद में कमी तलाश करती, जिसकी वजह से मैं अपने पति को बूढ़ी लगने लगी थी। माँ बनने की वजह से मेरा फिगर बेडौल और भद्दा हो गया था, मेरी खूबसूरती ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी। इसी बीच खानदान वाले सवाल करने लगे। सबको लगा था कि मैं पति से तलाक ले आई हूँ। मेरे माँ बाप भी परेशान हुए थे। अब ढके छुपे शब्दों में मुझे वापस जाने का बोलते थे। लगभग 1.5 महीने के बाद अमन बेटी से मिलने आया तो मैं अचानक उसके सामने चली गई और वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था। मैंने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे हैरत से देख रहा था। इन 1.5-2 महीने में मैंने खुद को बदल कर रख दिया था। सारी टेंशन दिमाग से निकाल कर खुद पर ध्यान दिया था। मैं पहले से कहीं खूबसूरत और जवान लगने लगी थी। अपने खाने पीने का ध्यान रखा था, एक्सरसाइज भी की थी, अपने फिगर को मेंटेन किया था, डॉक्टर के पास भी गई थी और अपनी स्किन केयर भी कराई थी। दवाओं और अच्छी खुराक से मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। हल्के से मेकअप में मेरा चेहरा जवान लड़कियों की तरह साफ और चमक रहा था। अमन की नज़रें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थीं। स्टाइलिश ड्रेस में मेरा खूबसूरत सा फिगर मेरे पति को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं उसकी नज़रों में पसंदीदगी साफ देख सकती थी। उसकी बेजारी हवा हो गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए घर चलने की जिद नहीं की थी। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम घर चल सकती हो तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे माँ बाप भी खुश थे कि मैं आखिर घर जाने का फैसला कर लिया था। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पति के साथ घर पहुंची तो मेरा पति अपनी ईगो भुलाए मेरे आगे झुक गया। मेरे इस कदर बदलाव पर हैरान भी था। कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि तुम वही औरत हो जो मेरे घर में रहती थी। ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी के नए नए दिन वापस लौट आए हैं। पहले भी तुम ऐसे ही खूबसूरत हुआ करती थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था उसकी अकड़, उसका नखरा, उसका गुस्सा कब का ख़त्म हो चुका था। मैं अब अपने आप को बदल चुकी थी। मुझ में पहले जैसी सादगी और लापरवाही नहीं रही थी। ना अब मैं अमन की बेताब नज़रों से शर्माई थी। मैं अब एक मजबूत औरत बन चुकी थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी की हकीकत को बहुत ही करीब से देख लिया था। मैंने अपने पति के मुंह से ऐसे शब्द सुने थे जिसके बाद मेरी मासूमियत ख़त्म हो गई थी। मैं अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। मैंने अमन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नहीं बताया कि ये खूबसूरती पाने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। अपने फैले हुए शरीर को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपनी खुराक को कम किया था। कई बार मैंने अपनी भूख बर्दाश्त की थी ताकि मेरा वजन ना बढ़े। दिन रात मुझ पर एक जुनून सा सवार था कि मुझे खूबसूरत होना है। बहुत मेहनत और त्याग करने के बाद मैंने ये खूबसूरती वापस पाई थी, जिससे कि मेरा घर टूटने से बच जाए। अब अमन मेरा पहले की तरह दीवाना था। मेरे लिए तोहफे भी लेकर आता, मेरे लिए कपड़ों के ढेर लगा दिए थे। कहता, किसी और चीज़ की कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे पहले जैसा प्यार देने लगा था। मैं सज सवर कर उसके सामने जाती तो वो पागल हो जाता। वो हुस्न परस्त मर्द था और उसे हर वक्त सजी सवरी पत्नी पसंद थी। अगर मैं अमन की फ़ोन पर की जाने वाली बातें न सुनती तो शायद आज तक उसकी धुतकार और नफरत सुन सुनकर जख्मी होती रहती, मगर वजह कभी समझ ना पाती। और ऐसा होते होते हमारा रिश्ता भी एक दिन ख़त्म हो जाता। उस दिन मेरा पति अपने दोस्त से मेरे बारे में बात कर रहा था कि मेरी पत्नी बहुत ही ठंडी औरत है। मैंने शादी के बाद उसे अपनी पसंद में ढालने की बहुत कोशिश की, उसे सजने संवरने के लिए कहा, लेकिन उसे कोई शौक ही नहीं है। वो हर वक्त काम वाली मासी के हुलिये में घूमती रहती है। उसे मेरी पसंद में ढलने की कोई चाह नहीं है। अगर मैं उसे ना कहूँ तो वो दो दिन तक अपने सर में कंघी भी नहीं करती।
साफ नहीं रहती, घर में ऐसे रहती है जैसे कोई नौकरानी हो। उसे लोगों के सामने जाने पर शर्मिंदगी होती है। वो बहुत ही बेदिली से बोल रहा था। उसके शब्द मुझे शर्मिंदा कर रहे थे। कहने लगा, उसे जो भी देखता है हैरान होता है कि मैंने इतनी बूढ़ी औरत से शादी कर ली। अपनी उम्र से दोगुनी लगती है, मगर उसे चिंता ही नहीं है। मेरा मन उससे ऊबने लगा है। उसे देखकर मुझे घिन महसूस होती है। उसके शरीर से मसालों की बू आती है। उसे प्यार करने का मन ही नहीं होता। मैंने तो उसे एहसास और शर्म दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। उसके सामने तैयार होने लगा ताकि वो मेरे बराबर आने के लिए खुद को सजाए संवारे, मगर वो उल्टा मुझे अय्याश समझकर मुझ पर शक करने लगी। मेरे मोबाइल में घुसी रहती है ताकि मेरी अय्याशी के सबूत इकट्ठे कर सके, लेकिन बस खुद पर ध्यान नहीं देती कि खुद को भी बदलना चाहिए। पति थका हारा ऑफिस से आता है तो तरोताज़ा पत्नी को देखकर उसका दिल खुश होता है। उसकी सारी थकान मिट जाती है, लेकिन वो तो मेरे सामने काम वाली मासी की तरह आकर खड़ी हो जाती है और मेरा मूड खराब हो जाता है। इसीलिए मैं घर से दूर रहने लगा हूँ, बाहर रहने लगा हूँ, मगर वो अब भी वैसी की वैसी है। अमन के ये शब्द मुझे एहसास दिला गए थे कि वो शिकायत मुझे अपने पति से थी, वही शिकायत उसे भी मुझसे थी। उसे भी लगता था कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। अमन कहने लगा कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति को खुद से बांध ले, और फिर मैं वैसी ही बन गई। अमन को खुद से बांध लिया। गलती मेरी ही थी, मैं ही जिंदगी से कट गई थी। मेरी इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन उम्र से पहले ही खुद को बूढ़ा समझ लिया था। सारे शौक ख़त्म कर लिए थे। समय से पहले मैंने खुद को संभाल लिया और मेरा घर टूटने से बच गया था। अमन को कभी मुझसे नफरत थी ही नहीं। वो तो हमेशा से मुझसे मोहब्बत करता था। बस उसे शिकायत ये थी कि मैं खुद पर ध्यान देना छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके एहसास दिलाने का तरीका अलग था। लेकिन जो भी था, अमन अपनी जगह सही था। अगर औरत खुद को समय से पहले बूढ़ा समझ ले और पति की पसंद में ढल न सके तो पति अपनी पत्नी से उकता ही जाता है और फिर वो बाहर मुंह मारने लगता है। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैं लकी थी कि अमन ने कहीं बाहर मुंह नहीं मारा था, बल्कि वो सिर्फ मेरा था। कुछ समय के लिए मुझे सबक सिखाने के लिए मुझसे दूर हो गया था, लेकिन अब मुझे अमन से कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी हम खुद को बेकसूर समझ लेते हैं, मगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो अक्सर गलती हमारी ही होती है। मैं भी अब इस रिश्ते को बचाना सीख लिया था। हम सबको अपने अपने रिश्ते निभाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे ये बात देर से समझ आई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।